हेलो स्टूडेंट, तो अपना टॉपिक चल रहा था। हमने देखा था चौड़ी अंतराल देख लिया था। और एक वृत्तीय गति जो 90 डिग्री के कोण पर देखा था, उसमें एक छोटा सा पॉइंट और रह गया है, वो भी कर लेते हैं। एक पॉइंट था कि हमने आवृत्ति निकाली थी, ये वाली। तो इसी आवृत्ति के, ये जो आवृत्ति निकाली है, इसको कोणीय रूप में, अगर अभी कोणीय आवृत्ति के रूप में भी निकाला जा सकता है, जो कि हम 11th में पढ़ते आए थे। तो यहाँ पे हम इसकी कोणीय आवृत्ति भी निकाल लेते हैं। कोणीय आवृत्ति, तो ये क्या होगा, ओमेगा होगा। इसको 2 पाई न्यू से व्यक्त करते थे। या तो हम 2 पाई न्यू लिखें या फिर 2 पाई/टी लिखें, बात एक ही होती है। तो यहाँ पे कैसे भी किसी से भी मान रख देना इसको, या तो 2 पाई/टी रख देना। तो मैं यहाँ से म्यू का मान रख देता हूँ, ऊपर जो भी लिख रखा है ये। तो 2 पाई म्यू का मान क्या है, QV/2 पाई m। तो यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा। तो ओमेगा मिलेगा यहाँ पे, ओमेगा मिलेगा QV/m। तो ये और नोट कर लेना थोड़ा सा इसमें, क्योंकि कभी कभार कोई क्वेश्चन आए, बन के आए तो मीन्स आ सकता है, कभी कभी कोई चांस बन जाता है। तो यहाँ पे अपने पास हमने चुंबकीय क्षेत्र देख लिया, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देख ली, चुंबकीय क्षेत्र की विभिन्न स्थितियां देख ली, गति की देख ली। अब अपना पुराना टॉपिक पे चलते हैं, पुराने तरीके के आधार पे। और वो क्या है, मात्रक एवं विमाएं। तो इसमें हेडिंग डालो, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक एवं विमाएं। चुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक एवं विमाएं। और बिल्कुल अच्छे तरीके से समझते हुए चलना है, कोई लापरवाही नहीं करनी, बिल्कुल एक भी चीज रटनी नहीं है। यहाँ पे अपने पास क्या है, हम कैसे करते आइए। इसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, हमें एक फॉर्मूला चाहिए जो किस में हो, चुंबकीय क्षेत्र में आता हो। तो चूंकि हमने देखा था चुंबकीय बल तो देखा था। चुंबकीय बल FM हम पढ़ के आए थे, क्या था, QB×B था, ये था। तो अब हम क्या करें, इसको हम QB लिख लेते हैं। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, केवल मात्रक के लिए। ऐसा किस लिए लिख रहे हैं, केवल मात्रक के लिए लिखा जा रहा है, वरना सिंपल फॉर्मूला चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए किस किस पर उसकी बीमा निर्भर कर रही है। हमें इससे कोई मतलब नहीं है दिशा क्या है क्या नहीं है मात्रकों में। तो मैंने ये लिख लिया। तो यहाँ से अपने पास बी क्या मिल जाएगा, मुझे मुझे चाहिए चुंबकीय क्षेत्र, तो F/QV। ठीक है। तो F के डिवाइड में क्या आ जाएगा, QV आ जाएगा। अब यहाँ से देखो, F का मात्रक क्या है, न्यूटन। और Q का कूलाम। और B क्या है, वेग। ये ध्यान रखना, ये वेग, ये क्या है, वेग है ये। तो कुछ विभव वगैरह वैसे मत सोचना, यहाँ पे कोई काम नहीं है उनका। तो वेग क्या होगा, मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब, अब हम कूलाम को लिख देते हैं। कूलाम को हम क्या लिखते आए हैं अब तक, हम चूंकि कूलाम होता है एम्पियर/सेकंड। तो मैं एम्पियर इंटू सेकंड कूलाम की जगह लिख दूंगा, और मीटर/सेकंड यहाँ पे पहले से चल रहा है। तो मुझे क्या मिलेगा, सेकंड से सेकंड कट जाएगा, और मुझे मिलेगा न्यूटन एम्पियर इंटू मीटर। और ये क्या मिला, बी, चुंबकीय क्षेत्र। तो ये क्या है, इसका मात्रक क्या है, मात्रक। और मात्रक भी कौन सा होगा, ये मात्रक होगा MKS। कौन सा मात्रक है, MKS। तो यहाँ पे हम एक लाइन लिख लेते हैं इसके बारे में। तो चुंबकीय, इसका एक नाम होता है टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र बी का मात्रक, बी का MKS, या SI मात्रक। SI मात्रक क्या होता है, टेस्ला। मात्रक टेस्ला, इसको इंग्लिश में TESLA। इसको इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं, टेस्ला, TESLA। टेस्ला होता है। ठीक है।
अब टेस्ला का मान कितने किसके बराबर होगा? ये होगा अपने पास टेस्ला इक्वल टू न्यूटन अपॉन एम्पियर इंटू मीटर। हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे ध्यान देना, हमने जो भी मात्रक लिए हैं ये सब किस में लिए? न्यूटन, एम्पियर, मीटर, सब उसी में तो है एम के वाली पद्धति में, तो यही क्या हो जाएगा? टेस्ला हो जाएगा। अब ये तो चलो इसमें हो गया। अब सीजीएस मात्रक क्या होता है? ये तो एम के एस मात्रक हो गया। अब सीजीएस मात्रक, सीजीएस मात्रक होता है इसका गॉस। सीजीएस मात्रक होता है गॉस, और इसको इंग्लिश में लिखते हैं GAUSS। तो ये याद रहेगा। सीजीएस मात्रक कितना होता है? गॉस होता है। तो यहाँ पे अपने पास सीजीएस मात्रक हमने लिख लिया। अब इन दोनों में संबंध देख लेते हैं कि एक सीजीएस और टेस्ला में कितना संबंध होता है, कितने गॉस के बराबर आता है। देखो, चूंकि एक टेस्ला को मैं क्या लिख रहा हूँ? मैं लिख रहा हूँ एक टेस्ला को न्यूटन अपॉन एम्पीयर इंटू मीटर। तो इसके हम जितने भी बीमाएं मात्रक हैं उनको किस में लेके जाएंगे? सीजीएस में। तो बताओ, ये क्या है? बल। और बल का सीजीएस में क्या होता है? सीजीएस में सीजीएस में होता है डाइन, DYNE। ये तो पढ़ा होगा, क्या होता है? डाइन होता है। तो और कितने डाइन? एक न्यूटन बराबर होता है 10 की पावर 5 डाइन। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा इसकी जगह पे, चलो पहले तो अपन ऐसा कर लेते हैं, नीचे से भी इसको बैलेंस कर लें। चलो लिख देते हैं, नहीं अभी अगले स्टेप में लिख देंगे। एम्पियर को क्या लिख सकता हूँ मैं? कूलाम इंटू सेकेंड, कूलाम डिवाइड बाई सेकेंड। इससे आसान रहेगा एक साथ ही करना। हाँ, अब लिख लेते हैं। अब देखो, न्यूटन को क्या लिख रहा हूं मैं? 10 की पावर 5 डाइन, DYNE। क्योंकि एक न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन होता है। और ये क्या? सीजीएस डिवाइड बाई कूलाम। कूलाम का बताओ, कूलाम का सीजीएस में क्या होता है? वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। तो एक कूलाम बराबर होता है 1/10 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। तो मैं सी की जगह 1/10 EMU। और अपने पास मीटर, मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो कितने आएगा? 100 सेंटीमीटर। और नीचे क्या है? सेकंड। तो यहां से देखो, 10 से ये कट गया 10 बार, इसको रेड कलर से काटते हैं। 10 से ये कट गया एक, नीचे बच गया 10 और ऊपर 10 की पावर 5 है, तो कितनी घात बच गई हमारे पास? 10 की पावर 4। और इधर क्या है मात्रक में? डाइन पौन में EMU, कूला मीटर पर सेंटीमीटर पर सेकंड। और इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे गॉस। 10 की पावर 4, और ये होता है गॉस। तो ये हो गया एक टेस्ला। और ये कभी कभी एक एक नंबर में वैसे ही पूछा जा सकता है कि कितना होता है। और याद रखने का तरीका यह है कि 10 की पावर 4 इसमें होता है और 10 की पावर 5 डाइन में होता है न्यूटन में। बस यहीं से याद हो जाएगा। और ये आता है 1/10 का भाग देके 100 से जाने पे। बाकी तो सब आसान है, और इसमें ज्यादा कोई इतना वो नहीं है। और कभी कभी एक न्यूटन की परिभाषा आ जाती है। किसकी? एक टेस्ला की परिभाषा, कि एक टेस्ला को परिभाषित करो। तो परिभाषित कर सकते हैं कि यहाँ से कर देना कि चुंबकीय लगने वाला चुंबकीय बल 1 न्यूटन हो, और कूलाम कितना हो? आवेश 1 कूलाम हो, और किस वेग से गतिशील हो? मीटर पर सेकंड। 1 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिशील हो, तो कितना विद्युत क्षेत्र होगा उसमें? चुंबकीय क्षेत्र होगा 1 टेस्ला। तो ऐसे परिभाषित कर सकते हैं ना इसको। तो कर देना इसको जैसे भी आए। अब है इसकी विमाएं। मात्रक हो गया, विमाएं। अब विमा के लिए हमें क्या चाहिए? वही फॉर्मूला, क्योंकि F बराबर QB, और B बराबर F/QB। और यहां से F की विमा क्या होती है? सॉरी, हमने इसको ऐसे लिख लेते हैं, F बराबर
न्यूटन हो गया, और कूलाम को एम्पियर इंटू सेकेंड इंटू में, या फिर ऐसा करते हैं डायरेक्ट लिख लेते हैं अब, क्योंकि हमने क्या कर रखा है इससे, हमने ये ऊपर निकाला हुआ है ना ये वाला, एक टेस्ला बराबर, इसी से निकल लेते हैं, क्योंकि बार बार नहीं निकालना पड़ेगा। न्यूटन अपॉन एम्पियर इंटू मीटर, और ये याद भी रखना है। क्या करना है, याद भी रखना है। तो हम लिख लेते हैं, चलो ये आ जाएगा अपने पास, निकाल ही लेते हैं। v बराबर एफ अपॉन क्यू बी, जितनी बार प्रैक्टिस होगी उतनी अच्छी है। तो इसका मान न्यूटन, और कूलाम को लिख सकते हैं एम्पियर इंटू सेकेंड, और बी को लिख सकते हैं मीटर अपॉन सेकेंड। तो सेकेंड से सेकेंड कट गया, तो यहाँ पे बच गया न्यूटन एम्पियर इंटू मीटर। ये बी पहले भी निकाला। अब देखो एम का मान, एम की बीमा क्या होती है, एम की बीमा होगी m1 L1 T-2, और एम्पियर की A1, और मीटर L1। तो यहाँ पे L1 से L1 कट जाएगी, ठीक है। तो अपने पास क्या आ जाएगा, m1 L0 T-2 और A-1। तो ये अपने पास चुंबकीय क्षेत्र की क्या आ गई, बीमा आ गई। तो इसको याद नहीं रखना है, ये चीजें याद नहीं रखनी है, इसको हमें सूत्र से निकालना है। कभी भी दिमाग पे प्रेशर नहीं डालना, अभी क्या अपने इतना बॉडी माइंड मेंटली इतना याद नहीं रख पाते अपन, तो याद रखने का कोशिश मत करना। तो हमने ये निकाल लिया। अब देखो जो भी अपनी पृथ्वी है ना, इसका भी एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। कभी 10th क्लास में देखा होगा कि एक छड़ चुम्बक को अगर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएं, तो वो चुम्बक उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। 10th क्लास की विज्ञान में ये अपन पढ़ के आए थे। तो उसका कारण क्या था कि पृथ्वी भी एक चुम्बक की भांति व्यवहार करती है, चुम्बक की भांति ही व्यवहार करती है। इसीलिए तो हम देखते हैं कि कंपास की सुई उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है, बाकी दिशा में तो वो कंपास की सुई कभी रुकेगी नहीं। ऐसा कोई कंपास नहीं बना जिसकी दिशा पश्चिम और पूरब की तरफ रुक जाए। क्यों? क्योंकि उसकी जो सुई होती है वो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण घूर्णन हो जाता है उसका। तो इस कितना होता है इसका मान, तो इसमें एक लाइन लिख लेना नोट डाल के, पृथ्वी भी एक चुम्बक की तरह, चुम्बक की भांति, चुम्बक की भांति व्यवहार करती है, व्यवहार करती है। अब कितना होता है इसका चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र बी बराबर होता है 0.5 गॉस, GAU, इसको हिंदी में क्या लिखेंगे, गॉस होता है। ये व्यवहारिक जानकारी के लिए है, ऐसा एग्जाम में कोई आए इसका कोई मुश्किल, थोड़ा सा कमी चांस होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन के लिए, पर कभी कभार थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। अब देखो ये तो पृथ्वी की बात हो गई, पर अपने अंतरिक्ष में कुछ तारे या फिर कुछ ग्रह ऐसे भी हैं जिनका चुंबकीय क्षेत्र बहुत ज्यादा है। चुंबकीय क्षेत्र आया कहाँ से, जिनके उनके नाभिक की कोर है ना, उसमें घूर्णन से और उसमें संबंधित धाराओं से उनमें ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा बन जाती है। अब तो कुछ ऐसे ग्रह होते हैं जिनका चुंबकीय क्षेत्र लगभग 400 टेस्ला तक भी जाता है, तक भी होता है ये, और ये अपने आप में बहुत बड़ा चुंबकीय क्षेत्र है। क्योंकि एक टेस्ला पे तो अपना एमआरआई वगैरह या फिर अपना बॉडी में क्या कहते हैं ऑपरेशन थिएटर के लिए जो एमआरआई वगैरह हम करवाते हैं, उनके 1.5 टेस्ला या 2 टेस्ला पे वर्क करते हैं वो लोग, उनका जो मशीन होता है एमआरआई स्कैन करने का। तो चुंबकीय तारे कुछ ऐसे हैं जिनके 400 टेस्ला से भी ज्यादा होता है, तो उनको बोलते हैं न्यूट्रॉन तारे। उनको क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन तारे। तो ऐसे ग्रह या उपग्रह, ग्रह या तारे जिनका चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, लगभग 400 टेस्ला के बराबर होता है। तो जानकारी के मुताबिक ये याद रख लेना। अब अगला टॉपिक है इसमें, चुंबकीय क्षेत्र में। अब हम क्या देखेंगे, हमने सब कुछ देख लिया, आवेश को गति करा के देख लिया, पर हमने ये नहीं देखा कि अगर कोई तार है तो उसके ऊपर कितना बल लगेगा। इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, तो इस तार में धारा प्रवाह से
कितना बल लगेगा, किस दिशा में रखने पे क्या होगा, तो इसके लिए हम लिख लेते हैं अगली हेडिंग, चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक तार चालक तार पर बल, चालक तार पर बल कितना बल लगेगा। और याद रखना तो काम ही नहीं है अपना, समझ के एक बार कंप्लीट करके और तब देखेंगे। देखो, अपने पास कोई मान के चलिए कोई तार है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। माना एक धारावाही चालक तार है, धारावाही चालक तार है जिसमें आई धारा, इसमें लिख लें आई धारा प्रवाहित हो रही है तथा इसकी लंबाई, तार की लंबाई, तार की लंबाई L है। ठीक है। अब यह, अब एक बार लिखना स्टार्ट कर दिया, थ्योरी तो लिखना पड़ेगा, वरना इसको हम डायरेक्ट भी करके काम कर सकते हैं। तो यह चालक तार, यह तार चुंबकीय क्षेत्र क्षेत्र से थीटा कोण पर रखा हुआ है, कोण पर रखा है, तो इस पर लगने वाला बल, इस पर लगने वाला चुंबकीय बल वाला चुंबकीय बल क्या होगा। चुंबकीय बल कैसे निकालेंगे। देखो, अपने पास क्या है, एक चुंबकीय क्षेत्र है बी, और इसमें कोई तार रखा हुआ है, मान के चलो ये तार रखा हुआ है, और इसमें धारा प्रवाहित हो रही है इस दिशा में। तो यहाँ पे चुंबकीय बल हम क्या पढ़ के आए थे, एफ एम बराबर होता है क्यू बी क्रॉस बी, ये पढ़ के आए थे। और हमने एक चीज ये भी पढ़ा है कि तार पे आवेश निकालना हम सीख गए थे। तार पे आवेश का मान कितना होता है, क्योंकि क्यू बराबर क्या होता है, ए एल एन ई। एल ए का मतलब तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, एल लंबाई है, एन एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या, और ई आवेश है इलेक्ट्रॉन की। तो इसलिए एफ एम क्या हो जाएगा अपने पास, इसको हम ऐसे खोल के लिख सकते हैं, एफ एम हो जाएगा ए एल एन ई, और यहाँ पे बी क्रॉस बी को मैं ऐसे लिख दूं बी वी साइन थीटा। ठीक है। तो इसमें हो जाएगा अपने पास, और यहाँ पे हम देख लेते हैं कि लंबाई के साथ ये थीटा कोण बना रहा है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसमें से इसमें से क्या करना है मुझे, मैं ए एन ई बी डी को एक तरफ रख लेता हूँ, और एल बी साइन थीटा को एक साइड लिख लेता हूँ। ऐसा क्यों किया, देखो ये धारा हो गई ए एन ई बी डी, तो मैं इसकी जगह, चूंकि आई बराबर ए एन ई पी डी हम पढ़ के आए हैं, ये हमने पहली क्लासों में किया है, मतलब इससे जस्ट चैप्टर स्टार्टिंग के टाइम पे किया था। तो आई एल बी साइन थीटा, तो ये एफ एम हो गया। अब एक बात देखो यहाँ पे एक चीज और छोड़ दी हमने, एन कैप दिशा। तो यहाँ पे अब हम क्या कर सकते हैं, अपने पास ये साइन थीटा के रूप में है, तो इसको क्रॉस गुणन में वापस से लिख सकते हैं। आई तो अदिश राशि है, बाहर रहेगी, तो एल क्रॉस बी, ये एक लंबाई सदिश बना है यहाँ पे, और ये क्या हो जाएगा, एफ एम वेक्टर। तो इस प्रकार से अपने पास ये क्या मिल गया, किसी धारावाही चालक तार पर लगने वाला बल। तो निकाल पाओगे, सबसे पहले आवेश का मान रखेंगे, ये रख दिया, रखने पे यहाँ पे ये बी के साथ, बी क्या है, हाँ ये बी वाला वही है, अपवहन वेग, बी को हमने किससे रिप्लेस कर दिया है, बीडी से, अपवहन वेग।
बिन वेग कहाँ से आता है? किसी न किसी आवेश के प्रवाह के कारण ही तो आता था। तो हमने ये देख लिया। अब यहाँ पे एल क्या है? यहाँ एल लंबाई सदिश है। एल क्या है? लंबाई सदिश है। और ये भी कैसे लिखा है? वेक्टर में। तो इसकी दिशा होगी, सदिश है, इसकी दिशा धारा के अनुदिश होती है। धारा के अनुदिश होती है। किधर होती है? इसकी दिशा धारा के अनुदिश होती है, ये भी हमें पता चल गया। अब बात आती है कि अपने पास हमने धारा मतलब इस प्रकार से देख लिया कि कोई चालक, पहले तो हमने आवेश के बारे में देखा कि वो किस प्रकार से गति कर रहा है, फिर हमने तार लेके आए, तार में धारा प्रवाहित है, तो इस तार पर कितना बल लगेगा, किस दिशा में लगेगा। अब देखो, ये तार था, तो इस तार पे बल लगा कि नहीं लगा? देखो, एल क्रॉस बी, किस दिशा में बल लगेगा? एल क्रॉस बी। लंबाई सदिश किधर है? इस दिशा में होगा, लंबाई सदिश धारा की दिशा में। ये बताया हुआ है कि इधर क्या होगा? आई, और इधर बी वेक्टर है। तो अब बताओ मेरे को कि एल क्रॉस बी की दिशा किधर होगी? एल क्रॉस बी की दिशा उधर बल लगेगा। तो ये तो बी है और ये एल है। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा? ऐसे करके यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास? इसका थोड़ा सा ऐसे करके आएगा ये एल क्रॉस बी। तो यहाँ पे एल की दिशा किधर है? ये वाली। तो यहाँ पे दिशा कैसे निकालेंगे? इसकी दिशा में देखो, एल क्रॉस बी है। एल किधर है अपने पास? एल है इधर दिशा में, और बी किधर है? इधर दिशा में। तो इन दोनों का क्रॉस करेंगे तो किधर आएगा? ऊपर दिशा में, एफ एम। तो इसका मतलब है, क्रॉस कैसे करते हैं हमने? वही सीधे हाथ का नियम, एल से उसकी तरफ ले जाना है, ऊपर आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये तार ऊपर की ओर झुक जाएगा, इस पर एक बल लगेगा, जिससे कि ये तार कैसे हो जाएगा? ऊपर की ओर ऐसे हो जाएगा। अब दूसरा है उदाहरण इसका। तो मान लो कि अपने पास विद्युत क्षेत्र इधर है, वो चुंबकीय क्षेत्र इधर है, और इसमें क्या रखा है? इसमें रखा है अपने पास ये वही तार रखा है। तो इसमें धारा अब जा रही है ऊपर की तरफ, मान के चलो किधर है? ऊपर की तरफ। और यहाँ पे ये हो गया, आई धारा ऊपर की तरफ है। तो इसका मतलब अब क्या है? धारा की दिशा में लंबाई सदिश लेते हैं, तो इधर हो गया एल, और इधर हो गया बी वेक्टर। तो एल से बी की तरफ गुणा करना है। एल से बी की तरफ, इधर तो हो गया एल, इधर हो गया बी। तो एल से बी की तरफ गुणा करना है, तो क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा ऐसे नीचे की तरफ। तो इस कंडीशन में तार क्या होगा? नीचे झुकेगा। तो ये तार ऐसे बेंड होगा। तो ये नीचे की साइड लगेगा इसमें एफ एम, और इसमें ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा एफ एम। तो इस प्रकार से हम बल की दिशा निकालें। अब इसके लिए ना एक और बात, यहाँ पे हमारे पास दो नियम आते हैं, जिनसे कि हम क्या कर सकते हैं? इनकी दिशा निकालने का नियम रहता है। पहले एक नोट डाल के लिख लेते हैं कि हम चुंबकीय क्षेत्र में कुछ पॉइंट्स, या फिर बाद में कराएं, ये तो अभी करा सकते हैं। देखो, ये ध्यान रखना, जब भी हम चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहे होंगे, ये अलग ही नोट है। तो चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की तल के लंबवत, तल के लंबवत को हम करेंगे डॉट से प्रदर्शित। लंबवत को डॉट चिन्ह से, तथा तल के लंबवत ऊपर की ओर, ये और लिखना है। तल के लंबवत ऊपर की ओर, इसको थोड़ा सा तल के लंबवत जगह देके, तल के लंबवत ऊपर की ओर, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर।
डॉट चिन्ह से तथा तल के लंबवत नीचे की ओर, नीचे की ओर दिशा, नीचे की ओर उसको क्रॉस चिन्ह से प्रदर्शित करेंगे, ऐसे क्रॉस लगा के, क्रॉस से प्रदर्शित करते हैं। जैसे मान के चलो कि मुझे क्या है, मेरे पास ये तल है और चुंबकीय क्षेत्र ऊपर आ रहा है, तो मैं इसमें क्या करूंगा, डॉट लगा दूंगा, इसमें डॉट डॉट से प्रदर्शित करूंगा कि इसमें चुंबकीय क्षेत्र क्या है, ऊपर है। और जब इसमें नीचे होगा तो मैं इस पे क्या लगा दूंगा, क्रॉस। तो अब ये क्रॉस आया कहाँ से, ये क्रॉस एक स्क्रू की भांति लिया गया है कि जो नुकीला सिरा होता है वो ऊपर दिखाई देगा, ऐसे, तो ये ऊपर जाने वाली दिशा, और नीचे उसका पीछे का हिस्सा दिखाई देता है, ऐसे क्रॉस। तो इस वजह से इसको रखा है। अब अपने पास आते हैं धारावाही चालक तार की दिशा ज्ञात करने के नियम। तो अपने पास कोई चालक तार है, उसमें दिशा कैसे निकालेंगे चुंबकीय बल की। तो ये हेडिंग डालिए अब अगली, धारावाही चालक तार, चालक तार पर बल की दिशा, बल की दिशा के नियम। तो नियम कितने हैं, ये सामान्यतः कितने हैं, दो प्रचलित नियम है, दो प्रचलित नियम है इसके, दो प्रचलित नियम है। तो कितने नियम है, दो। अब इनको भी पढ़ना है हमें, क्योंकि हम पहले ही ऑलरेडी कितने पढ़ चुके, चार नियम हम पहले ही पढ़ चुके। और चारों को याद रखना, वो कहाँ पे याद रख रहे हैं उसको, उसको याद रख रहे हैं कि अपने पास स्क्रू का नियम था कि आवेश की गति इधर है, चुंबकीय बल किधर लगेगा, इस प्रकार के नियम थे अपने पास। तो वहां से हमने क्या सीखा था, केवल हम दिशा निकाल पाए थे। तो अपने पास धारा से हमने क्या ये भी देखा था कि कोई भी तार है उसमें धारा प्रवाहित हो रही है तो चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा, उसके चारों ओर होगा, ये सब नियम देखे थे। अब अपने पास नियम क्या है कि धारावाही चालक तार है और इसको किसी चुंबकीय क्षेत्र के अनुदेश रखा गया है, किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। तो इसमें पहला नियम आता है, फर्स्ट नियम आता है अपना। तो इसके लिए मैं चित्र बनाने का और लिखने का थोड़ा सा मेरे पास कंटेंट पहले से ही है, वो ले लेते हैं। तो ये है, तो इसका फर्स्ट नियम फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम होता है। तो इसमें हेडिंग डाल के इसको थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा अपने पास, जूम कर देते हैं। ये है अपने पास पहला नियम, और दिखाई दे रहा होगा ये, तो दिखाई दे रहा है सबको ये। तो इस नियम को हमें नोट कर लेना है और ये हाथ का चित्र बनाना है। देखो पहला नियम, इस पे हेडिंग डालना, इसको मैं कट करके लिख रहा हूँ। इसकी जगह पे, इसकी जगह पे अपन को क्या लिखना है, पहला नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो ये हेडिंग डाल लेनी है। तो बाएं हाथ के नियम में फ्लेमिंग ने क्या बताया, फ्लेमिंग का जो बाएं हाथ का ये नियम है, इसमें क्या बताया गया है कि अपनी जो बाएं हाथ है, देखो अपना जो बायां हाथ है उसको इस प्रकार से रखना है कि उसकी अपनी ये, अपना ये जो ये कौन सा हाथ है, आ, कौन सा हाथ है, दायां, और ये बायां, इस हाथ को रखना है और उसमें ये तीनों उंगलियां, इसको अंगूठा बोलते हैं, ये तो पता ही होगा। और ये है फर्स्ट वाली उंगली, जो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ये कौन सी फिंगर है, फर्स्ट फिंगर। ये है अपने पास फर्स्ट फिंगर, किधर गया, फर्स्ट फिंगर, इसको हम तर्जनी बोलते हैं। ये वाली जो उंगली है इसको तर्जनी बोलते हैं। और ये बीच में आती है, देखो ये दोनों सबके बीच में आ रही है, इस उंगली को बोलते हैं मध्यमा, इस उंगली को क्या बोलते हैं, मध्यमा। तो इन तीनों को लंबवत रखा है,
तीनों को कैसे रखा है, ऐसे लंबवत, जैसे चित्र में दिखाया गया है ना। तो चित्र में तुम्हें उल्टा दिखाई दे रहा है, कैसे दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा सा, ये चित्र से देखना, बाएं हाथ है ये, यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा वीडियोग्राफी में थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है। तो ये अपना बायां हाथ है, ये अंगूठा हो गया। इस अंगूठे की ये वाली उंगली होती है तर्जनी, और अपनी उंगली को ऐसे ही लंबवत ऐसे करके देखना है, ऐसे लंबवत, तीनों लंबवत होनी चाहिए ये, और चित्र बनेगा इस तरीके का। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि ये तीनों अगर परस्पर लंबवत रखी जाए, तीनों क्या है, परस्पर रखी जाए, परस्पर, ये वाला हटा देना कि आ, बाएं हाथ के अंगूठा, तर्जनी तथा मध्यमा को इस प्रकार रखा जाए कि तीनों, ये चित्र के अनुसार लिख लेना, ये इसमें से ये पॉइंट हटा देना, ये वाला चित्र के अनुसार लंबवत हो। अब इसमें देखो, यदि मैं ये कह देता हूं कि अंगूठा, ये जो अपनी तर्जनी है, ये किस दिशा को व्यक्त कर रही है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। तर्जनी किसको व्यक्त कर रही है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। और ये वाली मध्यमा लंबवत रखने पे, ये लंबवत है, ये धारा को व्यक्त कर रहे। तो जो तार होगा उस पर जो बल लगेगा, वो उसको किधर, कौन व्यक्त करेगा, अंगूठा। तो ऐसे लंबवत रखने पे, इसको लंबवत रखने पे बाएं हाथ को, ये तीनों लंबवत होनी चाहिए। तो ये अंगूठा किसको व्यक्त करेगा, ये व्यक्त कर रहा होगा अपने उस तार पर लगने वाले बल की दिशा को। तो इस प्रकार से हमें ये मिल गया। तो एफ यहाँ पे पता चल गया। तो इसको हमें नोट कर लेना है, और इसे बोलते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, और ये हो गया फर्स्ट। तो इसमें ज़्यादा कुछ इतना करने की ज़रूरत नहीं है। और आई थिंक ये सिलेबस से भी थोड़ा सा ऐसा है नहीं कि पूछे, पर ये हमें व्यवहारिक तौर पर क्वेश्चंस हल करने में बहुत कामयाब रहेगा, क्योंकि इसमें इसकी सहायता से हम विद्युत क्षेत्र के बल की दिशा, ओ सॉरी, चुंबकीय क्षेत्र के बल की दिशा निकालते हैं, धारा की दिशा ज्ञात होने पे और चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात होने पे। तो ये इसको थोड़ा सा अपने दाएं हाथ से समझ लेना है, क्योंकि इसके पीछे कैमरा की रिकॉर्डिंग का थोड़ा सा इश्यू बन सकता है दिखाने पे। तो ऐसे रहेगा, देखो अपना दायां हाथ लेना है, अपना दायां हाथ, ये तो पता चल जाएगा खैर। अपना सूदा दायां हाथ लेना है और उसको इस तरीके से रखना है, जैसे कि इस चित्र में रखा हुआ है, यहाँ पे जैसे रखा हुआ है ऐसे। तो ये अंगूठा थोड़ा सा उल्टी दिशा को बता रहा है, क्योंकि कैमरा का प्रॉब्लम है। तो अपना हाथ रखना, ये वाला, और ये कौन सा हाथ है, दायां हाथ। तो इसमें क्या करना, इसमें उंगलियों को ऐसे फैलाना है, किधर, इस दिशा में। तो जब इधर फैलाओगे, और अंगूठा किसकी दिशा में होगा, धारा की दिशा में। अंगूठा किधर होगा, धारा की दिशा में, तो इसमें धारा इधर आ रही है। तो इसमें जब रखोगे, चुंबकीय क्षेत्र, उंगलियों को इधर रखोगे, तो ये हथेली जो अपना ऊपर का सिरा है, इसकी जो लंबवत दिशा आएगी, वो आएगी विद्युत चुंबकीय बल की दिशा, तार पर लगने वाले बल की दिशा। तो इस केस में तो ये आएगी, थोड़ा सा ऐसा करने पे ये तुम्हें उल्टा दिख रहा है, अंदर की तरफ आएगी। तो इसमें तो आएगी अंदर की तरफ। तो ये अंदर की तरफ आ जाएगी। और ऊपर भी हमने कैसे किया था, ऊपर भी अंदर की तरफ आई थी, देखो दोनों में एक जैसी आ रही है। ये भी अंदर की तरफ आई थी, नीचे की तरफ, और ये ऊपर, तो इसमें आएगी ऊपर की तरफ। तो इसको जब हाथ, उंगलियां इधर करोगे और अंगूठा इधर करोगे, तो ये दिशा हमें ऊपर की तरफ मिलेगी, करके देखना हाथ से। तो ये होता है अपने पास दूसरा नियम, दाएं हाथ की हथेली का नियम। तो हथेली के लंबवत तो कौन किस दिशा को बताएगा, चुंबकीय बल लगने वाले तार पे जो बल लगेगा उसको। और अंगूठा किधर होना चाहिए, धारा की दिशा में, और ये उंगलियां जो फैली हुई हैं, ये किधर होनी चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। और ये नोट कर लेना, ये यहाँ पे ये पॉइंट हटा देना चित्र, और यहाँ पे ये चित्र हटा के इसको व्यवस्थित ढंग से लिख लेना है। ये हो गया, तो ये पॉइंट नंबर दूसरा आ गया। अब इसके बाद आता है अपना एक पॉइंट और है इसमें, मतलब सिलेबस तो भी इसका टॉपिक तो काफी है।
अब है अपने पास लॉरेंज बल। तो लॉरेंज बल में हम क्या देखेंगे, इसमें सिंपल है, इसको तो ज्यादा इतना हार्ड नहीं है, सिंपल ही है। तो ये है अपने पास लॉरेंज बल। लॉरेंज नामक एक वैज्ञानिक था, उसने क्या किया, आवेश को दोनों के क्षेत्र में दौड़ाया, एक तो विद्युत क्षेत्र में और चुंबकीय क्षेत्र में, एक साथ दौड़ा दिया उसने, आवेश की गति कराई। तो उसने देखा कि दोनों बल लग रहे हैं, विद्युत बल विद्युत क्षेत्र के कारण भी विद्युत बल लग रहा है, चुंबकीय क्षेत्र के कारण भी चुंबकीय बल लग रहा है, और जो प्रभावी बल है, परिणामी बल है, वो दोनों के कारण योग के बराबर आ जाएगा। तो इसलिए उसको बल को नाम दिया लॉरेंज बल। तो इसमें लिख लेंगे, यदि गतिमान आवेश गतिमान आवेश Q किसी चुंबकीय किसी गतिमान आवेश किसी विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र E, विद्युत क्षेत्र कौन सा, विद्युत क्षेत्र E तथा चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र, और ये क्या लेते हैं बी, दोनों की उपस्थिति में गति करता है, बी दोनों की उपस्थिति में दोनों की उपस्थिति में क्या हो रही है, गति हो रही है, दोनों की उपस्थिति में बी वेग से गतिशील है, बी वेग से गुजरता है, ऐसे लिख लो, से गुजरता है। तो कण पर दो बल कार्य करेंगे, दो बल कार्य करेंगे। अब कौन कौन से बल होंगे भाई, ये तो हमें पता चल गया। पहला तो बल कौन सा होगा, एक तो होगा विद्युत बल, और विद्युत बल के बारे में तो हमने चैप्टर नंबर 1 और 2 में खूब पढ़ा है। तो विद्युत बल क्या होगा, एफ ई, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो ये आएगा किसके बराबर, क्यू ई के बराबर, समीकरण नंबर 1। और एक होगा चुंबकीय बल, और ये भी इसका फॉर्मूला भी हमने देख लिया था। तो एफ एम, ये किसके बराबर आएगा, क्यू बी क्रॉस बी, ये समीकरण 2। अब इसका मतलब क्या है, अतः आवेश पर परिणामी बल, परिणामी बल, इसी को हम क्या कहेंगे, लॉरेंज बल, एफ एल से व्यक्त कर रहे हैं। और ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा अपने पास चुंबकीय बल, विद्युत बल और चुंबकीय बल के योग के बराबर। तो ये लॉरेंज बल होता है, इन दोनों का योग। डायरेक्ट ये भी लिखते हैं और इनके मान भी रख देते हैं, एफ एल बराबर, एफ ई का मान कितना है, क्यू ई वेक्टर प्लस, और इसका मान क्यू बी क्रॉस बी वेक्टर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, क्यू कॉमन लेते हैं, ई प्लस बी क्रॉस बी, तो ये आ गया अपने पास एफ एल वेक्टर। तो इस प्रकार से इसका नाम दे दिया लॉरेंज। और इसको खोज करने वाले थे, इनका पूरा नाम था एच ए लॉरेंज, एच ए लॉरेंज। और हमें क्या याद रखना है, केवल लॉरेंज, लॉरेंज ही नाम रखना है। तो इसे लिख देंगे, इसे लॉरेंज बल कहते हैं, इसे लॉरेंज बल कहते हैं। वैसे कुछ नहीं है, दोनों को मिला के इसने एक साथ इन्होंने बता दिया कि ये भाई ये लॉरेंज बल होगा। दोनों बल अगर योग में आ रहे हैं तो इसको क्या कहेंगे, लॉरेंज बल कहेंगे। तो इस प्रकार से हमने आज देखा, लॉरेंज बल के बारे में देखा, ये देखा। इसके बाद दाएं हाथ का हथेली का नियम देखा, और हथेली को, अपनी दाएं हाथ की हथेली को खोलना है, और उसकी हथेली के ऊपर सिरे में चुंबकीय क्षेत्र, वो बल का मान पता चल जाएगा। एक हमने देखा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, और ये देख रहे हैं हम धारावाही चालक तार के बल की दिशा ज्ञात करने के लिए। और एक हमने धारावाही चालक तार पर लगने वाले बल का मान भी ज्ञात किया। अब इसको याद रखना क्या है, क्यू वी बी और एल आई एल बी। इसको याद कैसे रखोगे, आई एल बी, आई एल बी। तो और इसके मात्रक वगैरह हमने देख लिया आज।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।